ठीक है। अब देखो कि इस तीनों प्रॉपर्टी में हम लोग ये जो चैप्टर शुरू किए हैं उसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज कहाँ रहेगा, रेस्ट में, है ना। तो जब बेटा चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन जब चार्ज मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। तुम बचपन में कभी पढ़े हुए होगे क्या कि कोई ऐसा तार जिससे होकर के करंट बह रहा है और उसके अगल बगल में अगर हम मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं तो उसका सुई क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है, और इसके अगल बगल में अगर तुम कोई चार्ज भी ले जाओगे तो वो चार्ज भी क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है। और इस चैप्टर में इसमें एक और प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड करते हैं क्या इसमें, कि जो एक प्रॉपर्टी है तुम्हारा, ये प्रॉपर्टी आ जाता है क्या कि जो स्टेशनरी चार्ज है, ठीक ना, जो स्टेशनरी चार्ज है, वो स्टेशनरी चार्ज जो है वो ओनली क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये केवल क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बट बट मूविंग चार्ज बट मूविंग चार्ज क्रिएट्स बोथ CRE, ये ठीक ना, क्रिएट्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कि जो आपका स्टेशनरी चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, वो केवल क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को रुके हुए चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में केवल क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है। अगला चैप्टर जब तुम पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उससे आगे जब पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो किसी भी तार से होकर के करंट बह रहा है, इसका मतलब क्या, चार्ज फ्लो कर रहा है। और चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब क्या, चार्ज मोशन में है। तो चार्ज मोशन में है तो ये मैग्नेटिक कंपास को भी क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो इसको बस आप याद रख लीजिए, इस दोनों पर, इस स्टेशनरी चार्ज पर पूरा ये चैप्टर पढ़ना है, और ये मूविंग चार्ज पे जो है सो अगला 3 चैप्टर पढ़ना है। समझे। तो इसीलिए इसको बस, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि एक प्रॉपर्टी है कि कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो केवल क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर मोशन में है तो दोनों बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इतना चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो कि इसके बाद जो एक अगला प्रॉपर्टी है तुम्हारा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पर जरा सा ध्यान देना। ये कहता है क्या कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अभी मैं समझाता हूं, पहले लिख लूं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज ऑन अ बॉडी 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 रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड। अब कंजर्व्ड रहने का मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज है उतना ही चार्ज उस बॉडी पर क्या होगा, रहेगा। आप पिछले दिन का बात याद करिए कि मैं बोला था क्या कि मान लो एक ऐसा बॉडी है, मान लो एक ऐसा बॉडी है, और इस बॉडी पर जो है तो कहीं से हम लोग क्या किए, चार्ज रखे थे, ढेर सारा चार्ज रखे थे। और आपको मैं बताया था क्या कि ये क्या करता है, ये चार्ज यहाँ पर कहीं से भी एयर मॉलिक्यूल को पकड़ता है, इसके नेगेटिव को अपने तरफ खींचता है, पॉजिटिव को इससे दूर भेज देता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ मिलकर के क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ये कहानी मैं बोला था। अब देखो कि अगर ये प्रोसेस बहुत देर तक चलते रहे तो धीरे 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 कुछ देर के बाद क्या होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब यहां देखिए कि ध्यान दीजिएगा इस आइसोलेटेड वर्ड पे। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, तुम लोग कोविड 19 में सुने हुए होगे, कोई बाहर से आया तो इसको क्या करो, आइसोलेट कर दो।
आइसोलेट करने का मतलब क्या, कि जो बाहरी दुनिया है उस बाहरी दुनिया से इसका संपर्क क्या करो, खत्म कर दो। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम जिसके सराउंडिंग में कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अब मान लो ये हवा अगर अगल बगल में नहीं रहता तो ये अपना चार्ज किसको देता, कोई लेने वाला रहता क्या, नहीं रहता। तो जब कोई लेने वाला नहीं रहता तो भाई ये डिस्चार्ज होता क्या, नहीं रहता। इसका मतलब इस पर जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी रह सकता था, रहता ही, चार्ज बदलता नहीं। तो यही क्या कह रहा है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज बदलेगा नहीं, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। क्योंकि अगर सराउंडिंग में कोई मीडियम रहेगा तो मीडियम के पार्टिकल के साथ धीरे धीरे वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए अपना चार्ज धीरे धीरे सारा क्या करेगा, दे देगा। अब जब सारा चार्ज दे दिया तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज तो बदल जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होगा भाई, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज रहेगा वो क्या, कंजर्व। अब देखो इसमें ये किया क्या, अब मान लो कि एक पार्टिकल, हम इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक पार्टिकल को हम रहने दिए, एक पार्टिकल को इस आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या किए, रहने दिए। तो अब इसमें हुआ क्या, ये देखिए कि इसने क्या किया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के अपना एक पॉजिटिव चार्ज को जो है, वन पॉजिटिव चार्ज को ये क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। एक पॉजिटिव चार्ज को ये क्या किया, न्यूट्रल कर लिया। लेकिन जो इस पर पॉजिटिव बचा, इस पॉजिटिव को ये क्या कहा, रिपेल करके बाहर कर दिया। इसको क्या किया, रिपेल किया। तो एक चीज देखो कि इस पर से एक पॉजिटिव घटा और इस पार्टिकल पर एक पॉजिटिव क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब चार्ज भाई खत्म नहीं हो रहा है, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है ना। तो हम लोग इसी में अगला पॉइंट क्या ऐड करते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो उत्पन्न हो सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज उत्पन्न होगा और ना ही ये क्या होगा, खत्म होगा। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से क्या हो रहा है, दूसरे बॉडी पर ये केवल ट्रांसफर हो रहा है, ये ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन एक्चुअल में इस पर से एक पॉजिटिव कहाँ चला गया, इस एयर पार्टिकल पर। समझ में आ रहा है बात, कि अगर बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहे तो मैं पहले आपको क्या बताया हूं कि चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप कहीं फेंक नहीं सकते हैं, किसी न किसी को देंगे। और अगर मेरे अगल बगल में कोई लेने वाला नहीं है तो मेरे पास जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा, इस चार्ज में किसी तरह का घटना या बढ़ना नहीं होगा। लेकिन अगर सराउंडिंग में कोई मटेरियल आ गया, कोई दूसरा मटेरियल आ गया, तो ये चार्ज केवल इस बॉडी से क्या होगा, इस बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे ये पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे ये नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से माना जाता है। और बीएसईबी में, बिहार बोर्ड में, ये 2022 में 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक ना? तो इसमें आपको ऐसे ही आंसर लिख देना है, ऐसे ही एक डायग्राम बना करके दिखा देना है, 2 नंबर आराम से मिल जाते हैं। समझ में आया? सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चार्ज का यही 2 प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक अगला प्रॉपर्टी आपको हम पढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक अगला प्रॉपर्टी है क्या आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखना कि ये क्वांटाइजेशन जो है, ये क्वांटाइजेशन बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है और इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आपको एकदम समझना होगा। समझना क्या होगा भाई, तो इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को तुम समझो कि एटम है। सबसे पहले कोई भी चीज बना हुआ है किस चीज का, एटम का। एटम को आप 3 पार्ट में तोड़े, एक क्या, इलेक्ट्रॉन, एक क्या, एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या, प्रोटॉन, ठीक ना, प्रोटॉन, और एक क्या, न्यूट्रॉन। अब ये बात आप बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी क्या तोड़ा जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन को केवल तोड़ा गया है, ठीक ना।
प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन को केवल दो पार्ट में तोड़ दिया है। नहीं, इलेक्ट्रॉन को क्वार्क में तोड़ा गया है। सुनिए, इस पार्ट को, इस फंडामेंटल पार्टिकल को दो पार्ट में तोड़ा गया है, जो है +-1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है +-2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? और ये दोनों मिल करके जो है सो बनता है क्या भाई? तुम एक चीज सोचो ना, ऐसे सोचो, ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ? न्यूक्लियस में। तोड़ना आसान किसको है, बाहर वाले को कि अंदर वाले को? अब सुनिए ना, हम बताते हैं। अब ये है क्या? 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 पार्ट, और ये है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन का 2/3 पार्ट। इस दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें देखा क्या गया, और इसी दोनों पार्टिकल को बोला गया क्या? क्वार्क। इसी दोनों पार्टिकल को क्या बोला गया? क्वार्क। लेकिन देखो सुनो, इस क्वार्क को हमारे सिलेबस में अभी पढ़ना नहीं है। क्यों? कि इसका जो लाइफ होता है ना, इसका जो लाइफ होता है, इसका लाइफ वेरी शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट लाइफ, बहुत छोटा जीवन होता है। तो बहुत छोटा जीवन है तो टूटता है, और 1 सेकंड भी इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, 1 सेकंड से भी कम का एग्जिस्टेंस है इसका। तो आप 1 सेकंड में कितना प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करोगे इसका? बहुत कम, नहीं के बराबर में। तो इतना छोटा सा शॉर्ट लाइफ के कारण इसको अभी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए अभी ये मान करके ये चलना है क्या? अभी ये मान करके चलना है क्या? अभी यही एजम्पशन चल रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका इज नॉट डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल। अभी तक की थ्योरी आपको यहीं से पढ़नी है। बात समझ में आया? चलो छोड़ो, बाद में सर्च करना, ठीक है? मेरा पढ़ा हुआ है, हम दिखा देंगे तुमको। क्या डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी जो बता रहे हैं ये देखिए, क्या बोले कि अभी तक ये मान के क्या चलना है भाई कि बहुत छोटे लाइफ के कारण हम लोग क्या करते हैं? क्वार्क को स्टडी नहीं करते हैं। अब जब क्वार्क का स्टडी नहीं करेंगे तो भाई स्टडी किसका करेंगे? स्टडी करेंगे किसका? इलेक्ट्रॉन का, जिसके बारे में ये मान के चलना है क्या कि अभी तक टूटा नहीं है। इसीलिए इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल। इसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल। इसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल। अब तुम एक बात बताओ, अब तुम एक बात बताओ ये कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन ये टूट नहीं सकता है तो जो चार्ज फॉर्म होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होता है, और अगर ट्रांसफर करना है और ट्रांसफर करने वाला चीज टूट नहीं सकता है तो या तो हम तुमको नहीं देंगे, या अगर देंगे तो कम से कम कितना? 1, या फिर अगर देंगे तो कम से कम कितना? 2, या अगर हम देंगे तो कम से कम कितना? 3। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कैसे? इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं भाई, तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करेंगे? 1। तुम कितना एक्सेप्ट करोगे? 1। जो चीज टूटने वाला है ही नहीं उसको हमको देना है तो कम से कम कितना देंगे? 1, 2, 3 ऐसे दे सकते हैं, 2.5, 3, 4.25 ऐसे नहीं दे सकते, है ना? तो यही प्रॉपर्टी जो कहलाता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक ना? अब देखो कि ये इलेक्ट्रॉन को बोला गया क्या? फंडामेंटल पार्टिकल। अब तुम ये बात क्या जानते हो कि भाई साहब कि किसी भी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो चार्ज जनरेट होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के बाद कितना चार्ज जनरेट हुआ, ठीक ना? कितना चार्ज जनरेट हुआ, तो ये पहला चीज आपको याद रखना है क्या कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कितना? 1.9 इंटू 10 टू द पावर 1 पॉइंट कितना? 6, ठीक ना? 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। एक सेकंड रुक जाइए। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ऑब्वियसली माइनस में लिखेंगे। लेकिन यहां हम लोगों को जो है सो बात करना है क्या? चार्ज ट्रांसफर का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का।
तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक लेने वाला है और कोई ना कोई एक देने वाला भी है। तो भाई जो देने वाला है उस पर कैसा चार्ज आता है? तो मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरे पे कितना चार्ज आया? पॉजिटिव। और तुमने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो तुम पर कितना चार्ज आया? नेगेटिव। तो वहां पर देखिए कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का, और इसको साइन क्या लिखेंगे? माइनस का। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब इसी चार्ज को, तो देखो मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो इतना चार्ज मेरे पे पॉजिटिव बनेगा, आप पे इतना ही क्या बनेगा? नेगेटिव। तो मिनिमम यही चार्ज पॉसिबल है, और इसी चार्ज को बोला जाता है, इसी चार्ज को बोला जाता है एंड इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। इसी को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। और हमेशा ये याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इस चीज को क्या करना है? याद रखना है हमेशा ही। ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोला कि अब क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन अगर लिखना है, अब अगर लिखना है किस चीज का? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन, कि अगर पूछे तो क्या लिखना है, तो ये देखना कि क्वांटाइजेशन में जब भी तुमको लिखना है तो क्वांटाइजेशन में इस बात पर ध्यान देना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या देना कि ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नॉट डिविजिबल, इलेक्ट्रॉन डिविजिबल नहीं है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज अनडिविजिबल पार्टिकल। क्या है? अनडिविजिबल है, इसको हम लोग डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। अनडिविजिबल पार्टिकल है, अनडिविजिबल पार्टिकल है। सो क्या? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, so transfer of electron takes place in integral multiple, in integral multiple। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ भाई? इंटीजर में होगा 0 1 2 3, यही है ना? नॉट इन फ्रैक्शन। टेक्स प्लेस इन इंटीग्रल मल्टीपल, नॉट इन फ्रैक्शन। मतलब ये फ्रैक्शन में कभी ट्रांसफर चार्ज का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक ना? इसी प्रॉपर्टी को दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। इसमें क्या सीधे सीधे ये जानना है क्या कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा? इंटीजर में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब एक चीज देखो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, देखो बाय ट्रांसफरिंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक ना? एक इलेक्ट्रॉन का अगर कोई बॉडी ट्रांसफर करता है, ठीक ना, अ चार्ज ऑफ कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम जनरेट। इतना चार्ज बन जाएगा उस बॉडी पर, बन जाएगा कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम बनेगा। अच्छा एक चीज देखो कि अगर हम ट्रांसफर करते हैं कितने का? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ को अब क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। इसी को क्या लिखेंगे अब? ई लिखेंगे। ठीक है, इसी को क्या लिखेंगे अब? ई। तो एक चीज देखो कि अगर कोई भी बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जिसको बोलेंगे कितना? 2e। समझ में आ रहा है? अगर कोई बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर करेगा तो इस पर 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आएगा, जिसको क्या बोलेंगे? 3। इसी तरह से तुम देखो, इसी तरह से अगर कोई बॉडी n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है,
तो उस बॉडी पर जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का, जिसको हम लोग कितना बोलेंगे, Ne। ठीक ना। तो अब देखो कि अगर अगर आपसे कहे क्या कि लेट अ बॉडी ट्रांसफर n इलेक्ट्रॉन and gets a charge and gets a charge कैपिटल Q। ठीक ना, कि एक बॉडी मान लो कि n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया और उस पर चार्ज कितना आ गया, Q। तो n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने से कितना चार्ज आता है, Ne के बराबर में। और यहां कह रहा है क्या कि कोई बॉडी है जो n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो कितना चार्ज पाया। तो यहां से भाई ये बात बताओ कि Q बराबर Ne लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहां पर बात लिखा हुआ है क्या, ट्रांसफर का। यहाँ पे किसका बात हो रहा है, ट्रांसफर का। तो अब ट्रांसफर में दो चीज होता है, एक क्या कि मैंने चार्ज लिया और एक दूसरा क्या, मैंने चार्ज दिया। तो अगर मैं दिया तो मैं कैसा चार्ज, पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस Ne। अगर मैंने लिया तो कैसा चार्ज, तो क्या लिखेंगे, माइनस Ne। तो इसको प्लस माइनस Ne लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो Q बराबर प्लस माइनस Ne है आपका, इसमें Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और E क्या है, चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन, की एक इलेक्ट्रॉन पे कितना का चार्ज है। अब जरा सा देखो, इसी को थोड़ा सा लिख देते हैं, तो लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर क्या है, वेयर Q क्या है, Q है टोटल चार्ज ऑन बॉडी, उस बॉडी पर कितना चार्ज है। N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक ना, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और E क्या है, E है चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोलते हैं क्या, फंडामेंटल चार्ज। और इस फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू कितना होता है, इस फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। समझ में आया। अब सर ये प्लस माइनस, इस प्लस माइनस के बारे में जरा सा डिस्कस कर दीजिए। तो इस प्लस माइनस के बारे में देखो कि यहाँ पर जो पॉजिटिव है या जो नेगेटिव है, ये साइन तुमको केवल ये बताता है, साइन ओनली इंडिकेट्स दैट द बॉडी डोनेट इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। कि प्लस और माइनस साइन क्या दिखाता है, कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कि गेन किया है। अगर डोनेट किया है तो कैसा साइन आएगा, प्लस, और अगर गेन किया है तो कैसा साइन आएगा। इसी पूरे कहानी को क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या याद रखना है आपको, सीधा बात पॉइंट पर। क्वार्क को छोड़ो, ये अपने सिलेबस का नहीं है, उस पर ज्यादा लोड देना ही नहीं है, किसी परीक्षा में पूछेगा भी नहीं। सीधे देखो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानता है, कि नॉट डिविजिबल, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। तो जिस चीज को तोड़ा नहीं जा सकता वो या तो नहीं देंगे, या तो कम से कम कितना देंगे, एक, या तो इंटीजर में दे सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं दे सकते, आधा नहीं दे सकते, है ना, फ्रैक्शन में कभी नहीं दे सकते। तो भाई इंटीग्रल ट्रांसफर ही इलेक्ट्रॉन का अलाउड है, और इसी गुण को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग जानते हैं क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो 10 का पावर -19 है, तुम सोच लो कितना छोटा ये चार्ज है, जो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बहुत छोटा सा चार्ज जनरेट होता है। समझ रहे हैं बात। अब इसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। तो कह रहा है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपको क्या कहे कि अगर कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है तो उस बॉडी पर चार्ज कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को क्या बोलेंगे, E, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो 2E, 3 का करेगा तो 3, N का करेगा तो Ne।
अब भाई क्या कह रहा है कि मान ले कि कोई एक बॉडी है जो n इलेक्ट्रॉन दिया और उस पर चार्ज कितना आया q। तो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से इधर चार्ज आ रहा है कितना Ne और इधर चार्ज कितना आ रहा है q। तो दोनों तो बराबर ही ना बात है, दोनों n इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करने से आया है, तो q बराबर कितना Ne। अब सवाल उठता है कि सर प्लस Ne कि माइनस Ne। तो प्लस माइनस साइन केवल इसीलिए लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और नेगेटिव साइन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। देखो यहाँ पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि जो बॉडी है उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है या गेन किया है। तो अगर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे, अगर एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव साइन। आप सीधा सीधा याद रखिएगा क्या, Q बराबर Ne। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो कि इसमें तीन क्वांटिटी है, Q पता है, N पता है और E पता है। E तो हमेशा ही पता है, E का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। Q और N में से कोई एक चीज अगर दिया रहेगा तो हम दूसरा चीज निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन N में एक चीज का ध्यान रखना है कि N हमेशा कैसा आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। N अगर फ्रैक्शन में आया इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई। तो देखिए कि अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे सवाल में पूछे कि कोई भी बॉडी 1 कूलम का चार्ज गेन करता है, ठीक ना, किसी भी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज है। क्वेश्चन है क्या कि अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम का है, ठीक ना। तो आपको कहेगा क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब देखो Q बराबर तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, Q बराबर कितना दिया हुआ भाई 1 कूलम, Q बराबर कितना दिया हुआ है, और तुमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बताओ, मतलब N बराबर तुमसे पूछ रहा है कि कितना होगा, है ना। E का वैल्यू तुमको पहले से ही पता है, E का वैल्यू हमेशा कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये तो पहले से ही पता है। अब देखिए कि Q बराबर Ne में सबका वैल्यू रखिए, तो जब सबका वैल्यू रखिएगा तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 कूलम इक्वल टू N इंटू E के जगह पर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम रखोगे। अच्छा देखो ये पूरा चीज इधर गुना में है तो इधर आएगा तो 1/1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम बराबर कितना हो जाएगा N। अच्छा इधर भी कूलम था तो कूलम से कूलम को कैंसिल ही कर दो, ठीक ना। मतलब जो तुम्हारा N बराबर निकल के आया कितना आया 1/1.6 लिख दो, और 10 का पावर जो -19 है उसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 19। अच्छा चलो अब देखो हम इसमें एक चीज करते हैं, इसमें देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखो क्या है। तो इसको क्या करो कि 1/1.6 रहने दो, 10 के पावर 19 को 10 आगुने 10 का पावर 18 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 10/1.6 आगुने 10 का पावर कितना 18, दशमलव यहां से उड़ाइए, यहाँ कितना 0, है ना। कितना हो गया 100/16 गुने 10 के पावर 18, है ना। अब इसको कर दो कितना जाएगा 16 छक्के 96, 16 दूना 32 और 16 पंचे 80, है ना। मतलब ये आ गया कितना तुम्हारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का जब कोई ट्रांसफर करेगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा 1 कूलम का। अब तुम सोच लो हम तुमको कभी बोले थे कि कूलम क्या है, चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है, देख रहे हो 10 का पावर 18 का 6.5 गुना, ये 6.25 टाइम्स, तो ये कितना हुआ बहुत बड़ा क्वांटिटी हुआ ना। अब सोचो इतना सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज कितने का आएगा 1 कूलम का, मतलब कहीं ना कहीं 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। तो इस डाटा को आप लोग क्या करेंगे, याद ही रखेंगे क्या कि 1 कूलम चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज का मतलब सीधे रखना है कि 1 कूलम चार्ज है इसका मतलब
6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। इस डाटा को आपको याद ही रखना है। क्या कुछ डाटा है जिसको हमेशा याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या कि इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, या इतने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का मतलब क्या 1 कूलम का चार्ज जनरेट हुआ है। बात समझ में आ रहा है? देखो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ हमको, तुम लोग करके दिखाओ। अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ -3.2 into 10 to the power -17 coulomb. Then find the number of electron transferred. Then find the number of electron transferred. Then find the number of electron transferred. वही सवाल है, बनाइए, आपको समझ में आएगा। आपको ये सलाह दूंगा कि चार्ज प्लस में रहे माइनस में रहे, इसको दिल पे नहीं लेने का, गणित वाले दिल पे, क्योंकि गणित वाले दिल पे लोगे ना तो ये हार्ट अटैक ला देगा फिजिक्स में। इसको फिजिक्स में बस इतना समझो कि पॉजिटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है और नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस पर चार्ज माइनस है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, बस इतना ही समझिए। और Q बराबर आप इसके सॉल्यूशन में खाली बस इतना मान के चलिए कि जो आपको Q बराबर दिया हुआ है वो Q बराबर कितना दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 के पावर -17 कूलम। माइनस साइन को मारिए गोली। और इस फॉर्मूला में भी जो आप लिखे ना Q बराबर प्लस माइनस NE, इसमें भी प्लस माइनस को हटा करके चलिए आप सीधे Q बराबर NE का यूज करिए, आपके पास N निकल के आ जाएगा। निकालिए जल्दी कितना आता है, -200। फिर माइनस साइन लेके कर लिए, पार्टिकल नेगेटिव में होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सलाह है आपके लिए कि सवाल बनाते समय आप साइन के कंफ्यूजन से बचने के लिए Q बराबर NE का उपयोग करें, और प्लस माइनस साइन का मतलब केवल इतना समझे कि इलेक्ट्रॉन दिया है कि इलेक्ट्रॉन लिया है। निकालिए जल्दी निकालिए, 20 आएगा। 200 आ रहा है, हाँ 200 आएगा, 200 आएगा। चलो देखो क्या लगा है, Q बराबर NE। Q के जगह पर कितना दिया हुआ है 3.2 गुने 10 के पावर माइनस बराबर N नहीं पता, E पता है कितना 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम को यहाँ उड़ा दो, कितना बचेगा 3.2 गुने 10 के पावर -17, और इधर से गुना से आएगा तो किधर भाग में 1.6 गुने 10 के पावर -19 बराबर कितना N, है ना। अब देखो 16 से 2 बार में कट जाएगा 32, है ना। 16 से 2 बार में 32 कट गया, तो N बराबर जो बचा वो कितना 2 गुने 10 का पावर -17, और ये -19 ऊपर जाएगा तो गुने 10 का पावर कितना 19। ये कितना हो जाएगा 2 गुने 10 का पावर 2, जिसका आंसर आ जाएगा कितना। अच्छा ये देखो, अगर यही चीज फ्रैक्शन में आता तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है तो आपसे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये देखो, पूछेगा क्या कि इज द चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10 टू द पावर 23, छोड़ो 23 छोड़ो, बस 20 रखो, 10 का पावर 20 कूलम्ब पॉसिबल कहेगा कि इफ यस then find the number of electron transferred, then find the number of electron transferred, then find the number of electron transferred, and if not then give the reason, ये सवाल आपसे पूछेगा, ठीक ना। कि अगर पॉसिबल है तो बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक ना। इस सवाल को बनाना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जो Q इक्वल टू दिया हुआ है वो कितना,
तो भाई Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू 10 का पावर 20 कूलम, है ना। 20 लिखे हो, इसको -20 कर दो, तो इसको -20 कर दो, ठीक ना। इसको -20 करके बनाओ, तब ज्यादा अच्छा सवाल बनेगा, ठीक ना। अब बनाओ, बनाइए। काजल बुझा रहा है। अब नहीं ना बाउंस हो रहा है। क्लास मिस नहीं करना, जो क्लास मिस करोगे उसको अगले दिन से अब कुछ नहीं बुझाएगा। कल भर का क्लास खाली अब थ्योरी का रह गया है, आज न्यूमेरिकल का एक छोटा सा लाइन पकड़ा है, बस Q बराबर NE। फिर कल का क्लास पूरा थ्योरी 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 चलेगा, और फिर जो परसों से शुरू करेंगे कूलॉम्स लॉ, ठीक ना। तो कूलॉम्स लॉ पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद 2-3 दिन सवाल करवाते रहेंगे कि देखो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसा कैसा केस होता है, कैसे कैसे डील करना है। तो हर चीज़ को स्टेप वाइज सीखते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। जब आप करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप फिजिक्स में अपने किसी भी मित्र से ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बस शर्त यह है कि कंटिन्यूअस रिवीजन और कम से कम उतना प्रैक्टिस जो क्लास में करवाया गया, ठीक है। ये आज बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, ठीक ना। देखो Q बराबर इतना है, Q बराबर क्या जानते हैं भाई NE। तो की दिया है कितना 0.8 इंटू 10 का पावर -20 बराबर N इंटू E के बारे में हम लोग जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19, है ना। अब देखो कि यहाँ से जो N बराबर लिखोगे तो कितना 0.8 गुने 10 के पावर -20, और नीचे कितना लिखोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 8 से कटेगा 2 बार में, है ना। अब ये कितना हो गया देखिए, ये हो गया कितना 1/2 गुने 10 के पावर -20, और 19 ऊपर आएगा तो +19, कितना हो जाएगा 1/2 गुने 10 का पावर -1, और इसी को लिखोगे तो 1/2 गुने 1/10, ये आ जाएगा कितना 1/, ये क्या है इंटीजर की फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता है, मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो अब चार्ज पॉसिबल नहीं है तो इसका कह रहा है क्या कारण देने के लिए, तो कारण में सीधे सीधे स्पष्ट लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे कि हेंस द चार्ज Q बराबर 0.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम इज नॉट पॉसिबल। क्यों इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज n इक्वल टू 1/20 इज अ फ्रैक्शनल नंबर। ये कैसा है? फ्रैक्शनल नंबर है। एंड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल इन फ्रैक्शन, नॉट पॉसिबल इन फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। रीजन दे दिए। अगर पॉसिबल होता तो क्या कहते? अगर पॉसिबल होता तो क्या कहते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब एक सवाल और बना करके दिखाओ तुम लोग, एक सवाल और बना करके दिखाओ कि Q बराबर दिया हुआ है तुमको सीधे 6.4 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम। वही कहना है कि पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल और नॉट। और अगर पॉसिबल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड निकालिए। 400 आ गया सबका, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन कहे क्या कि इफ Q बराबर 0.8 कूलम, इफ Q बराबर 0.8 कूलम, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ये है क्वेश्चन। चलो बनाओ। 5 इंटू 10 टू द पावर 8, फिर से बनाओ,
बनाओ। अब देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे कोई भी बोर्ड रहे। और दूसरी चीज कि कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्स आप जैसे देते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए देते हैं आप लोग, है ना, या फिर एनडीए टाइप का एग्जाम आप लोग देते हैं, ठीक ना, या फिर जनरल कंपटीशन से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम आप देते हैं तो उसमें इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा इंटीग्रल नंबर में ही होगा। समझ में आ रहा है बात? इंटीग्रल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो जब भी n का वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो समझ जाना है क्या, कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, और अगर इंटीजर में आए तो समझ जाना है कि ये पॉसिबल है, और n का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ये 3 प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं? तो कल 4 प्रॉपर्टी समझाया था, आज 3 प्रॉपर्टी समझाया, कुल मिला के 7 प्रॉपर्टी हुए। और करीब करीब आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे सीबीएसई हो या बीएसएबी हो, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन अल्टरनेट करके पूछता है। संजोग है इस बार का कि इस बार दोनों में से कोई नहीं पूछा, समझे? तो अगले बार के लिए आप निश्चित रूप से तैयार रहिए कि किस तरह से आप कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन पे सवाल डील करेंगे, या अगर 2 नंबर में आपसे कभी पूछ दे एग्जाम में तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब ये तो था बेटा तुम्हारा चार्ज और उसका प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी बता दिया। अब 7 प्रॉपर्टी में अगर शॉर्ट में पूछे 2 लिखने के लिए बोले तो कोई भी 2 लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अगर एक कंजर्वेशन या क्वांटाइजेशन पूछे 2 नंबर में तो पूरा कंजर्वेशन लिखना है, पूरा क्वांटाइजेशन लिखना है, समझा के अपने लैंग्वेज में। कोई बुक इस लैंग्वेज का यूज नहीं किया, तुम अपने लैंग्वेज में लिखो, कॉन्सेप्ट बस समझ लो। अगली बात कि लॉन्ग टाइप में भी कभी कभी पूछ देता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अगर लॉन्ग टाइप में पूछ दे तो आप पहले चार्ज को डिफाइन करेंगे कि चार्ज क्या है, तब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करेंगे, और उसके नीचे 0.1 0.2 करके ये 7 के 7 प्रॉपर्टी टेप देंगे, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। नहीं तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको लगता होगा कि हम एग्जाम में सारा लिख के आए हैं और सही भी लिख के आए हैं, लेकिन नंबर आपको कम मिला। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसमें तुम्हारी डिमेरिट है क्या? मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिखना है, पूछा है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और 7 के 7 पॉइंट तुम टेप दिए, तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि क्वेश्चन लिखने का कुछ रूल्स होता है। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए तो सबसे पहला काम होता है कि उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद आपसे जो पूछा है वो लिखिए, और सबसे लास्ट में आप कंक्लूजन भी लिखिए। समझ में आ रहा है बात? तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि चार्ज क्या है, कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और लास्ट में आप कंक्लूड कर देंगे। हो गया कहानी खत्म, 2-4 लाइन में। अब जो ऐसे लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अभी से लिखने का प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में ये भी समस्या क्या आता है भाई, कि हमको सर सारा सवाल आ रहा था, टाइम कम बचा, हम लिख नहीं पाए। होता है कि नहीं ऐसा? मैथ्स और फिजिक्स के एग्जाम में ये अक्सर होता है कि टाइम ही नहीं बचा। अब भाई जब टाइम नहीं बचा तो क्या करोगे? अभी से लिखने का प्रैक्टिस करो। क्यों? कि जो एग्जाम में टॉप करता है उसको भी उतना ही टाइम मिलता है। तो अभी से आप लिख करके अपना स्पीड मेंटेन करिए। और डेरिवेशन याद रखने के लिए, कोई भी पॉइंट याद रखने के लिए बैठ के रट्टा मारने से नहीं याद होगा। करना क्या है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है रफ में। आज बैठे, मन में जो 4 सवाल आ गया वो 4 सवाल उठाए और खुद से लिख के देख लिए कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, एक टाइम लिमिट के अंदर में। समझ में आ रहा है बात? अब देखो ये चार्ज वार्ज बहुत पढ़े, चार्ज का प्रॉपर्टी भी पढ़े। सर अभी तक बस ये सिखाएं कि फ्रिक्शन से चार्ज अवेलेबल होगा, तो चार्जिंग का मेथड क्या क्या हो सकता है, क्या क्या तरीका हो सकता है जिस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक ना? तो अगले दिन का जो अपना टॉपिक रहेगा ये यही रहेगा, क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक ना? क्या रहेगा? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इस मेथड्स ऑफ चार्जिंग में अपने सिलेबस में जो है वो 3 चीज पढ़ना है सिलेबस में। 3 चीज पढ़ना है सिलेबस में। क्या? पहला फ्रिक्शन से चार्जिंग, जिसके बारे में अभी तक जानते हैं। दूसरा है क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन या कंडक्शन भी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा है क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक ना? चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये 3 चीज जो है ये तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना है।
ठीक ना। लेकिन मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा, चौथा नंबर, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा थर्मो आयोनिक इमिशन। थर्मो आयोनिक इमिशन, जिसमें मैं तुमको पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक ना। और मैं तुमको अगला जो पढ़ाऊंगा छठा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना चीज पर हम लोग अगले दिन 6 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। और ये कल का जो क्लास होगा वो पूरा थियोरेटिकल क्लास होगा, लेकिन इसको समझने के लिए आप प्लीज 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 जो पिछला 3 क्लास आप पढ़े हैं चार्ज, इसको जरूर लिख के आइएगा और एक बार जरूर कम से कम पढ़ के आइएगा। आज जो सवाल किए हैं जिनसे एग्जैक्ट आंसर निकल गया है बहुत अच्छी बात है, बहुत हलवा हलवा सवाल था। जिनसे नहीं निकला है घर पे जाएंगे, रफ में बनाएंगे और आंसर निकालेंगे खुद से। ठीक ना, तब आप सीखेंगे, और जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं सिखा सकता। और एक चीज और, गर्मी का मौसम आ रहा है, आप लोग क्लास में लिखना नहीं पड़ रहा है आपको, तो नींद आएगी, तो अपना अपना पानी लेके आओ, पानी पी पी के जिंदा रहो क्लास में कम से कम। ये जो ऐसे एकदम ठंडा आ जाते हो तो यार दिक्कत हो जाएगा। पता है तुमको, हम भी जाते हैं ना, अभी क्लास लेके जाते हैं 11 बजे, तो खाना वाना खा के जैसे बैठे नींद आने लगा, तुरंत नींद खुला, अरे तेरी क्लास लेना है। पट से भागे कि लोगों के बीच में रहेंगे तो नींद नहीं आएगा। समझे? चलिए इतना पढ़ के आइए, काफी है आज के लिए।